हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोग का स्वागत करती हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष, क्योंकि आगामी जो है 12 जून को आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा है और यूपी पीसीएस जो है लेखपाल मुख्य परीक्षा होने वाली है। तो यूपी में कई परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं जिसमें आपका उत्तर प्रदेश विशेष ज़रूर पूछता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश विशेष आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जो आपके अक्टूबर 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें जो है दी गई हैं, काफ़ी अच्छे से जो है डिटेल में, कि आपको मेंस पे लिखना हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष का आपका पहला टॉपिक है देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन। तो वो जो आपके उत्तर प्रदेश में किया गया है उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे किया गया, किसने किया है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। तो वो हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आपका पहला टॉपिक ही है देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन। तो उसमें पॉइंट दिए हुए हैं। तो इसका उद्घाटन कब हुआ? 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया। तो आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका उद्घाटन किया गया, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं गाजियाबाद। और गाजियाबाद में कहाँ किया गया? तो के लोनी ब्लॉक के गाँव सिरोरा सलेमपुर में। तो ठीक है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए। आगे चलते हैं। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण के लिए दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। तो इसके फ़ायदे आपने देख लिया। अब आगे इसका पॉइंट देख लेते हैं। तो आगे है जो है, यह पहल मीठी क्रांति के अनुसरण में की गई है। किसके कारण में? यह पहल मीठी क्रांति के अनुसरण में की गई है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जान लीजिए। आगे चलते हैं। उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत से बचने के लिए अधिकांश मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को एजेंटों को अपने खेतों में बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं। तो इसी के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रसंस्करण वैन मधुमक्खी पालकों के शहद निकालने और प्रसंस्करण लागत को कम कर देगी। शहद में मिलावट की गुंजाइश है क्योंकि प्रसंस्करण मधुमक्खी पालकों और किसानों के दरवाजे पर किया जाएगा। तो इसके ये सब पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं। यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। यह देश की पहली है, ध्यान दीजिए, पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकता है। आगे चलते हैं। इस मोबाइल वैन की डिजाइन 15 लाख रुपए की लागत से खादी और ग्रामोद्योग ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोखेड़ा में तैयार किया है। कहाँ तैयार किया है? पंजोखेड़ा में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट, आप पूछ सकता है कि कहाँ पे जो है खादी और ग्रामोद्योग ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र को तैयार किया है, तो पंजोखेड़ा में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी भी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। किसने किया है? केंद्रीय एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। कहाँ पे किया है? हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से जो से सुन लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे इसकी डिटेल देखते हैं। इन दोनों स्थलों के रामसर साइट में शामिल होने के बाद देश में संरक्षित आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 49 हो गई है, जो 10.39 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। मेंस लिखना होगा तो आपको काफ़ी आसानी होगी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दियों में सुरक्षित और अनुकूल स्थल प्रदान करता है। ठीक, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में। आगे चलते हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को 1980 में स्थापित किया गया था। यह भारत का 49वां रामसर स्थल है।
ये भी आप लोग याद कर लीजिए, मेंस लिखने में बहुत अच्छा है आपका, आराम से आप लिख सकते हैं कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को 1980 में स्थापित किया गया था। यह भारत का 49वां रामसर स्थल है। तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट। हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में स्थित है। हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। कब दी गई? दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। हैदरपुर रामसर साइट का दर्जा पाने वाला भारत का 47वां स्थल है। कितना था? 47वां स्थल था। आगे चलते हैं। हैदरपुर एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ था। गंगा और शोलानी नदी के बीच 6000 हेक्टेयर में फैला यह वेटलैंड जैव विविधता का केंद्र बना हुआ है। तो ये सब इसकी डिटेल है। इंपॉर्टेंट तो उसमें कुछ टॉपिक अगर आपका प्री में आता है तो आपका 60 में ही पूछेगा, और अगर आपका मेंस में पूछता है तो मेंस में आपको डिटेल में देनी होगी। तो मेंस के लिए बहुत बढ़िया है। अगर यूपी स्पेशल आपको पढ़ना है तो इससे अच्छा तो नहीं लगता मुझे कहीं मिलेगा आपको। तो जब तक आपकी मेंस एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं तब तक आपकी जो है 6 महीने की और करंट अफेयर्स आ जाएगी, तो मैं उसको आगे पढ़ाऊँगी, तब तक आप लोग ये देख लीजिए। तो आगे चलते हैं। यह आर्द्रभूमि पौधों की 30 से अधिक प्रजातियों और पक्षियों की 300 प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। ठीक, ये ऐसा रामसर साइट है कि यहाँ पे जो है 30 से अधिक प्रजातियों और पक्षियों की 300 प्रजातियों को एक रहने का स्थान, आवास मिल जाता है। आगे चलते हैं। रामसर सूची का उद्देश्य ऐसी आर्द्रभूमि का अस्तित्व बनाए रखना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो रामसर सूची का उद्देश्य क्या है ये भी आपने जान लिया। पूछ सकता है कि रामसर सूची का उद्देश्य क्या है, तो ऐसी आर्द्रभूमि का अस्तित्व बनाए रखना जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। रामसर कन्वेंशन क्या है? अगला टॉपिक है रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिस पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1975 में लागू हुई थी। यह स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। तो इसके बारे में हो गया। आगे चलते हैं। बखीरा उत्तर प्रदेश और खिजाड़िया गुजरात अभयारण्यों के रामसर स्थल में शामिल होते ही देश में संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल संख्या बढ़कर 49 हो गई है। कितनी हो गई है? 49। आगे चलते हैं। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है। कहाँ हो गई है? दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है। आपका फिर आगे देखते हैं पॉइंट। उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक रामसर स्थलों की संख्या अब 10 हो गई है, जो इस प्रकार है। पहला है आपका ऊपरी गंगा नदी वज्रघाट से नरौरा खिंचाव। तो पहला पूछता है या तो लास्ट पूछता है, तो पहला भी आपने जान लिया। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है। तीसरा है आपका सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में। चौथा है समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली। और नेक्स्ट है आपका समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी। और छठे नंबर पे आपके आता है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोडा में है। गोडा में है, कहाँ है? गोडा में। सरसई नावर झील इटावा में है। सुर सरोवर झील या कीथम झील जिसको बोलते हैं वो आगरा में है। हैदरपुर वेटलैंड जो है आपका हैदरपुर में है। और 10वां है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो आपका संत कबीर नगर में है। तो ये आपके 10 जो है हो गए, बता दिया जो मैंने, रामसर स्थल मार्च 2022 तक के। तो आगे चलते हैं। लेटेस्ट है, अभी बदला नहीं है ना, बढ़ा है ना घटा है अभी। तो जो आगे ऐड होगा वो आप बाद में पढ़ेंगे। पहले इतना डिटेल जान लेते हैं कि मार्च तक क्या डिटेल रही है। तो नेक्स्ट है आपका, इस अवसर पर भारत की आर्द्रभूमि भौतिक रूप से पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SSC द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया जो पिछले एक दशक में आर्द्रभूमि में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। किस पर डालता है? परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। तो 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, SP सिंह बघेल तथा NIXI के CEO अनिल कुमार जैन ने संयुक्त रूप से आगरा से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया। कितने इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ किया? 7 नए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में
शुरू किए गए हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकता है कहाँ कहाँ शुरू किया है, ऑप्शन दे सकता है आपको कि क्या आगरा में शुरू किया गया, वाराणसी में, तो आपको उस हिसाब से जवाब देना है। आपके प्रश्न में जो है दिया गया आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ। ये हैं 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स। आगे चलते हैं। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की संख्या 8 हो गई है और उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में, देश उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज। आगे चलते हैं। भारत में एनआईएक्सआई के इन नए इंटरनेट एक्सचेंजों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में मदद मिलेगी। तो जो फ़ायदे हैं इसके वो बताया गया है। और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनआईएक्सआई एक गैर लाभकारी संगठन है जो वर्ष 2003 से कार्यरत है। तो आगे चलते हैं। अगला आपका टॉपिक है ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास। कहाँ पे? लखनऊ में शिलान्यास। यूपी स्पेशल आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनते चलिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आपका लेखपाल का एग्जाम हो, या यूपी में जितने भी एग्जाम आगामी होने वाले हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से आप लोग सुनते चलिए। भारत व रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसके अब तक अनेक परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, का उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है आपका। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किया। कब किया? 26 दिसंबर 2021 को। आगे चलते हैं। मिसाइल उत्पादन इकाई के साथ ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास भी उन्होंने किया। ठीक, आगे चलते हैं। ब्रह्मोस के इस उत्पादन केंद्र के लिए 200 एकड़ भूमि प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के हरौनी में उपलब्ध कराई गई है। कहाँ पे उपलब्ध की गई है? हरौनी में, लखनऊ के हरौनी में, जहाँ अगले 2 से 3 वर्ष में ब्रह्मोस निर्माण इकाई बनकर तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आपका टॉपिक नहीं है, बीसी के अंतर्गत है। इस इकाई में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें प्रतिवर्ष तैयार हो सकेंगी। पहले चरण में नौसेना के लिए ब्रह्मोस न्यू जनरेशन और मिसाइलों का उत्पादन यहाँ किया जाएगा। और इस प्रकार से इस इकाई से प्रतिवर्ष 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की बात कही गई है। तो अगला टॉपिक है आपका देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे आशा है कि एग्जाम में ज़रूर ये पूछेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी डिटेल जान लेते हैं। देश में अब तक के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया। कहाँ किया? सुल्तानपुर में किया। और आगे है इसमें जो है 22,400 करोड़ की लागत से बने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के द्वारा बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ व मऊ अब लखनऊ व गाजीपुर से जुड़ गए हैं। कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? जो डिटेल आपकी दी गई आपने देख ली कि यहाँ से वो जुड़ेगी। और आगे इसकी डिटेल देखते हैं। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए श्री मोदी ने वायुसेना के सुपर हरक्यूलिस विमान से ही इस एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। ठीक, कैसे की? तो ये डिटेल में आपको बताई गई है। तो आगे चलते हैं। वायुसेना के सुखोई 30 व मिराज 2000 जैसे विमानों ने भी एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग व टेक ऑफ कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस अवसर पर किया। ठीक, और आगे चलते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग व टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम नहीं रहेगा। और 1350 किलोमीटर लंबाई वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। आगे चलते हैं। इसके पश्चात मेरठ प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी 2024 तक पूरा होना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और फैजाबाद स्टेशन का अयोध्या तथा मध्य प्रदेश में हबीबगंज
भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाली झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिए। 1889 ईस्वी में स्थापित इस स्टेशन का नाम बदलने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार के नाम परिवर्तन की अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को जारी कर दी है। ठीक, आगे चलते हैं। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बाराही देवी धाम क्या रखा गया? माँ बाराही देवी धाम। तो इसकी डिटेल जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर स्थित दादूपुर स्टेशन का नाम माँ बाराही देवी धाम किया गया है। इस नए नामकरण की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2020 में ही की थी। विभिन्न औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात दादूपुर का यह नाम 25 नवंबर 2021 से प्रभावी हुआ है। तो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के रटौल आम की जीआई टैग, रटौल आम की जीआई टैग, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। इसकी आगे देखते हैं डिटेल। इस आम का नामकरण रटौल नाम के गांव के नाम पर किया गया है जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह आम अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? विशेष सुगंध और स्वाद के लिए। इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है और रटौल आम को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 5.5 से 7.5 pH मान के साथ रेतीली और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। आगे देखते हैं। यह आम बागपत जिले की खेकड़ा तहसील की रतौल, शेखपुरी, विनयपुर, मुबारिकपुर, तिगरी तथा लहछोड़ा के लगभग 85 हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। तो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश तथ्यसार देख लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें पूछे गए सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो एक बार इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो वो है सरधना कस्बे, सलवा और कैली गाँव। क्या है? सलवा और कैली गाँव। आगे चलते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो जल संरक्षण में। किसमें? जल संरक्षण में। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। क्या? महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। हाल ही में किस आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग। क्या है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है? तो वो है आपके नेपाल के। तो आगे चलते हैं। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में 6 लेन के 340.8 किलोमीटर भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आगे चलते हैं। 12 से 21 नवंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो वो किया गया आपके लखनऊ में। आगे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो वो है आजमगढ़। क्या है? आजमगढ़। आगे चलते हैं। 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो छठी रैंक प्रदान की गई है। कौन सी? छठी रैंक। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वो कंगना रनौत को। किसको? कंगना रनौत को। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को। किसको? न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को 2329 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया? तो वो है सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर। आगे चलते हैं।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो वो है बृजघाट, गढ़ मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश। तो आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित कर रखने का निर्णय लिया है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। आगे देखते हैं। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? तो वो है वाराणसी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो वो है कुशीनगर में। कहाँ किया? कुशीनगर में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में किस कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया? तो हे होंग ओके मेमोरियल पार्क। क्या नाम है? हे होंग ओके मेमोरियल पार्क। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा सितंबर 2021 में की? तो वो है गौतम बुद्ध नगर। आगे चलते हैं। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो वो है गाजियाबाद। आगे चलते हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो है नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो हरिगढ़। क्या रखने की घोषणा की है? हरिगढ़। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो की है मेरठ में। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल ही में क्या रखा गया है? तो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लखनऊ के किस स्थान पर शपथ ग्रहण की? तो इकाना स्टेडियम में की। कहाँ की? इकाना स्टेडियम में की। आगे चलते हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज की? तो कुल 18 महिलाओं ने जीत दर्ज की। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक दी गई है? तो तीसरी। 37.79% जनता निर्धन है। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया हुआ? तो 7। इसकी डिटेल मैंने पहले बता दी है। तो आपका जो है यूपी स्पेशल ख़त्म हुआ। 6 महीने का जो इम्पोर्टेंट है मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो काफ़ी अच्छे से इसमें दिया भी हुआ है। जो आपने देखा जो है, आपको प्री मेंस कोई भी देना है एग्ज़ाम, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए और उसको ध्यान से जो है याद कर लीजिए, का आपके एग्ज़ाम में काम देगा। तो उत्तर प्रदेश विशेष आपका ख़त्म हुआ। अब आगे मैं पढ़ाऊँगी जो है उत्तर प्रदेश विशेष, फिर मैं पढ़ाऊँगी एग्ज़ाम जब पास आएगा। तो आप लोग जो है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।